डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी पूरे जोश और होश के साथ चल रही होगी और अब आप अपनी क्षमता के अनुसार जितनी क्षमता उससे कहीं अधिक तैयारी में लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि जो TRE 1 TRE 2 में हो गए हैं और फिर एक और मौका, फिर नहीं तो अगस्त में फिर मौका है, लेकिन ज़्यादा समय का इंतज़ार क्यों करना, जितना पहले आपका सिलेक्शन हो उतना ही अच्छा है। और एक और चीज़, जो एस्टेट की तैयारी लोग कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि परीक्षा लगभग 23 फरवरी को आपकी प्रस्तावित है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगी। तो आप भी एस्टेट की परीक्षा की तैयारी कीजिए और साथ ही जब पीजीटी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक है कि एस्टेट की परीक्षा भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप अभी से बीपीएससी के लिए लग रही है, आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ज़्यादा एस्टेट के लेकर आप हाइपर हो, क्योंकि उसके प्रश्न जो है बेहद आसान पूछे जाते हैं। तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी, लेकिन बीपीएससी के लिए तैयारी है। और चलिए, हाँ, ज़्यादा समय मैं जाया न करूँ आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो समय है बेहद कीमती है। तो आइए आज हम लोग इसी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एक जो क्वेश्चन पेपर है, उस पॉलिटिकल साइंस का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है आपके बीपीएससी के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट जो है एकदम उसी के लेवल का है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना एक घिसा पिटा रिक्वेस्ट है, करना पड़ता है, क्योंकि भाई घोड़ा घास से दोस्ती करे तो कैसे काम चले। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल जो भी वीडियो हो आप ज़रूर लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई डाउट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जो सही लगे वो ठीक है आपके हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा जब लोग दरिद्र होते हैं तो लालची हो जाते हैं, और जब वो लालची होते हैं तो असंतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होने पर वे स्वेच्छा से शत्रु के पक्ष में चले जाते हैं और अपने स्वामी को नष्ट कर देते हैं। ये कथन किसका है? और देखिए कितनी बड़ी बात है, ये किसने कहा? तो ये जो बात है किसके द्वारा कहा गया? ये जो कौटिल्य है उनके द्वारा कहा गया। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधान सेवक हुए या प्रधानमंत्री हुए या उनकी कैबिनेट के मुखिया हुए। तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखे गए या कौटिल्य के द्वारा उदित कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र के विचार प्रतिपादित या विचार दिया? जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन है? बेहद आसान सा प्रश्न है और जाना माना, ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो ये JP है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक अर्थतंत्र को स्वतंत्र विषय बनाया? अर्थतंत्र को स्वतंत्र विषय बनाया ये। तो क्वेश्चन नंबर जो कौटिल्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न देखिए वही है, लेकिन भाषा घुमा दिया, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, यह कथन किसका है कि साधन ही आकर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसे ही साध्य होगा, साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन नहीं। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस कथन जो है महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राजनीतिक विचारक ने कहा कि विभिन्न सामाजिक समूहों की उचित परिस्थिति और कार्यों का निर्धारण कर समाज में न्याय प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न में देखिए कई लोग इसमें घूम जाएंगे। यही मैं कहा कि पेपर जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न जो देखिए फिर वो आंसर दीजिए आप। ये प्लेटो का कथन है। बीपीएससी ऐसे ही आपसे नहीं पूछेगा जैसा कि बाकी एग्जाम पीजीटी के होते हैं, तो उसका कंसेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुख की गणना का विचार किसने प्रतिपादित किया? जो फैल्सिफिक कैलकुलस है, इसके बात करने वाले बेंथम हुए और बेंथम ही उपयुक्तवाद के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को नियंत्रण से मुक्ति के रूप में देखा? नियंत्रणों या बंधनों की अभाव, यही बात है कि बंधनों के अभाव भी कह सकते हैं इसको, लेकिन नियंत्रणों से मुक्ति के रूप में देखा। भाषा बदल गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी GS में। क्वेश्चन नंबर 9 है, थॉमस हॉब्स का राजनीतिक सिद्धांत उनके अनुभव से विकसित हुआ। किसके अनुभव से, कहाँ से अनुभव से विकसित हुआ? ये था आपका ब्रिटिश गृह युद्ध, जो ब्रिटिश सिविल वॉर था, उनसे थॉमस हॉब्स का जो जितने भी राजनीतिक सिद्धांत थे प्रभावित थे।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग न्याय की अवधारणा के लिए सुमेलित नहीं है? तो न्याय की अवधारणा के लिए जो सुमेलित नहीं है, प्लेटो कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित, ये गलत है, ये बल्कि थ्रेसिमेकस कहता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित प्रभुत्व अराजकता की विशेषता नहीं है? तो प्रभुत्व अराजकता की विशेषता कौन सी नहीं है कि स्वास्थ्य और शिक्षा द्वारा राज्य द्वारा नियंत्रण, ये बात नहीं करते, बल्कि ये उनके द्वारा विशेषता नहीं बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर व्यवहारवाद की सबसे उचित व्याख्या हो सकती है? उत्तर व्यवहारवाद की सबसे उचित व्याख्या हो सकती है कि क्या? तो इसका सही आंसर होगा कि व्यवहारवादी शोध का एक विस्तार के रूप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पतन एक परिणाम था। राजनीतिक सिद्धांत में जो पतन हुआ, क्या कारण था अल्फ्रेड कोबा के अनुसार? तो ये कहते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द लॉ ऑफ पीपल पुस्तक की रचना किसने की? द लॉ ऑफ पीपल जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक जो है आपके जॉन रॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्र के चंगुल से छुड़ाकर उसे ऐतिहासिक और यथार्थवादी आधार प्रदान किया? तो ये प्रश्न जो है आपका कौन का है? ये मैकियावेली से संबंधित है। देखिए प्रश्न की भाषा बदल गई। तो आप केवल प्रश्न जो स्टूडेंट जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी उनको लाभ ही मिलता है कि जितने भी प्रश्न होते हैं या आगे के एग्जाम होते हैं उनमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये नहीं कि आप रटने लगे, रटने को तो रटने से कितना क्वेश्चन रटेंगे। जब आप आरपीएससी के एग्जाम देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो आप मतलब ये या सीजीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो वहाँ जो आता है पेपर वो कंसेप्ट बेस्ड आता है। बाकी यूपी में तो एकदम फैक्ट बेस्ड, ये रटने के आधार पर नहीं हो संभव है आज के ज़माने में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने कहा संसद कमोबेश निष्क्रिय लोगों की एक बड़ी बैठक से कुछ कम नहीं है? तो संसद की आलोचना के रूप में ये किसका उक्ति है? तो ये है वॉल्टर वेजहॉट। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसने संसदात्मक लोकतंत्र में मंत्रिमंडलीय तानाशाही के खतरे को इंगित किया है? तो ये है आपके कौन? रैमजे मेयोर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रक्रियात्मक नहीं है? यानी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट नहीं है? तो है आपका रॉबर्ट टाहल। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुस्तक द सिविक कल्चर लिखी गई बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसको याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, भूलने की चीज़ नहीं है ये, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट है तो ये आपसे इसका कई बार आमना सामना होगा। तो 19 का बी आंसर होगा। आमंड और वर्मा की पुस्तक है द सिविक कल्चर, सिडनी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 किसने नौकरशाही को नवीन निरंकुशतावाद कहा है? न्यू डेस्पोटिज्म किसने कहा थी? बीपीएससी का भी प्रश्न है। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेवर्ड ने कहा कि नौकरशाही एक नए प्रकार की निरंकुशतावाद है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण को इंगित करता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा 21 का बी, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। 22 देखिए किसने कहा राजनीति मूल्यों का वैध निर्धारण है? यानी मूल्यों का देखिए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी राजनीतिक मूल्यों का वैध या सत्ता का वैध निर्धारण है। तो ये किसने कहा? ये कथन जो है डेविड स्टेन का है। आधिकारिक आवंटन यही है आपका सत्ता का आधिकारिक आवंटन। क्वेश्चन नंबर 23 सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका लेनिन का, वी.आई. लेनिन। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रमुख कार्य वो है कि चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 किसने कहा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण आपका। तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट महोदय का है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये आपका संविधान से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है आपका।
तो भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का गुण उधार लिया गया है, यानी विशेषता कहाँ से ली गई है कि आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन डी, ये व्यवस्था आपने जर्मनी से लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश समाज में कई सामाजिक राजनीतिक प्रवर्तनों के बाद अस्तित्व में आया। चार्टर, हाँ, सामाजिक परिवर्तन बहुत से हुए। देखिए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सही है। सती प्रथा हुआ या कई ऐसे मेन जो है मुख्यतः ये हुआ, और आर्य समाज का प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज का दौर था ये सही है। कारण क्या था? इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय में कंपनी के एकाधिकार अखंड बरकरार है, बल्कि ये ऐसा नहीं था कि वो समाप्त करते, तो ये गलत है। तो ए सही होगा और आर गलत होगा, यानी ए सत्य आर असत्य, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? कौन संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी स्वयं संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संघ सूची में सेवाओं पर कर नामक एक नया विषय जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये था आपका 88वां संविधान संशोधन, 88th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जाना माना क्वेश्चन है और बेहद आसान है। तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि राज्य की प्रशासनिक स्वायत्तता केंद्र की प्रशासनिक स्वायत्तता के लगभग बराबर है? तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के संथानम का ही कथन था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव संघवाद यानी सहकारी संघवाद, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव संघवाद होगा, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दिया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का एक कथन है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, याचिका समिति में शामिल है। याचिका समिति में कौन लोग शामिल होते हैं? कितने सदस्य लोग शामिल होते हैं? जो कमेटी ऑफ पिटिशंस है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं? तो उसमें आपके 15 सदस्य शामिल होते हैं। कैबिनेट सचिवालय एक क्या है? कैबिनेट सचिवालय जो है आपका स्टाफ है कि एजेंसी है कि सहायक एजेंसी है, ये आपको बताना है। तो ये स्टाफ एजेंसी है कैबिनेट सचिवालय, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है आपका स्टाफ एजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 132 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है? तो यह है आपका इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 139। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कथन और कारण। तो कथन क्या है, दावा क्या है कि भारत में प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है। ऐसा नहीं है, कई ऐसे हैं कि जो अंडमान निकोबार अब हुआ चाहे कई केंद्र शासित प्रदेश, उनके न्यायालय कई वो मर्ज्ड हैं, तो ऐसा प्रत्येक प्रांत के लिए, प्रत्येक क्षेत्र राज्य क्षेत्र के लिए नहीं है। तो कथन एक गलत है, दावा एक गलत है। संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, ये ऐसा सही है। तो ये असत्य और सत्य, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित आती है? तो ये जो उसका है ये आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख्य सचिव का कार्यालय अस्तित्व में आया। तो द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी केम इनटू बिगिन इन विच ईयर? तो ये आएगा 38 का आंसर होगा 1799 में मुख्य सचिव का कार्यालय अस्तित्व में आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? भारत में जिला प्रशासन की पुस्तक है, किसने लिखी? ये पुस्तक है एस खेड़ा की। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थानीय निकाय लोकपाल के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी स्थानीय निकाय में लोकपाल के गठन के बाद? तो ये था आपका जो द्वितीय प्रशासनिक, नहीं ये तो आपका 40
जो द्वितीय ARC मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसके द्वारा सिफारिश की गई थी। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, फिर से दोस्तों हम आपको बताते हैं ये जो पेपर है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी लोग BPSC या जो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हम लोग लगातार ला रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करने से लाभ। देखिए आप किताब तो पढ़ ही रहे हैं, तमाम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाए जो ताकि आपके लिए बेहद लाभकारी हो। तो ऐसे अगर आपने पढ़ा हुआ तो अगर ये सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, तो आपको लाभ होगा। और एक बार देखेंगे तो जरूर आपको एहसास होगा कि ये आपके लिए लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 41, द जीरो बेसिक अप्रोच टू गवर्नमेंट बजट, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो पीटर पायर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है 2017 में निम्नलिखित की सिफारिश पर रेलवे बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। ये प्रश्न एक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि रेलवे बजट और आम बजट को कब क्या मतलब विलय कर दिया गया दोनों को एक में, तो 2017 से, लेकिन किस समिति की सिफारिश पे किया गया? तो ये है विवेक देबरॉय समिति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 43, GST व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो GST की व्यवस्था लागू करने वाला जो पहला देश हुआ वो हुआ आपका फ्रांस। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कि किसने कहा था कि लोक प्रशासन नीति निष्पादन भी है और नीति कार्यान्वयन भी है? यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड ऑल्सो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। हु सेड? तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका जेम्स फेसलर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है द इंटेलेक्चुअल्स क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है विंसेंट ऑस्ट्रम के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ग्रेकुनास फार्मूला किससे संबंधित है? तो जो ग्रेकुनास फार्मूला है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसे प्रश्न बार बार आता है, नेट में भी आता है, इसमें भी PGT के एग्जाम में आता है, आप चाहे तो देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसका एक बार नियंत्रण का दायरा यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ग्रेकुनास फार्मूला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 कि स्कैनिंग मॉडल निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? द मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल यानी मिश्रित स्कैनिंग मॉडल किससे संबंधित है? तो यह आपका निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है हेलिब्री स्कूल ऑफ ट्रेनिंग किससे संबंधित है? हेलिब्री स्कूल ऑफ ट्रेनिंग जो है वो है आपका भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा किसी कानून या अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा इसमें से कानून या किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो है आपका ये विभागीय उपक्रम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोक सेवा आयोग किसका एक उदाहरण है? तो लोक सेवा जो आयोग है वो आपका सहायक एजेंसी ऑक्सिलरी एजेंसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 है और ये इस पेपर का पार्ट सी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद की विशेषता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन सा आदर्शवाद की विशेषता है ये पूछ रहा आपसे। तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी की संस्थावाद भी है, अंतर्राष्ट्रीय विधि भी और संयुक्त सुरक्षा भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत में जो नाम है या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका शिखर सम्मेलन कब हुआ आयोजित हुआ? तो 1983 में आयोजित हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के किस पड़ोसी देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो किस पड़ोसी देश में भारत के किस पड़ोसी में संवैधानिक राजतंत्र है? तो है आपका कोई नहीं। अब तो यहाँ राजतंत्र नहीं समाप्त हो गया, गणतंत्र हो गया नेपाल में, लेकिन पहले था अब नहीं है, तो डी हुआ कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? भारत का किस देश के साथ फ्री ट्रेड एरिया FTA लागू है? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 55 कि भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2007 में अपनी द्विपक्षीय संधि पर फिर से बातचीत की है? तो है आपका कौन? भूटान। क्वेश्चन नंबर 56 द
द इंडियन वे है, इंडिया नहीं है। द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हुए एस जयशंकर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि G20 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो G20 के बारे में सही कथन है वो है आपका कि G20 की स्थापना 2008 में हुई, बिल्कुल नहीं। इनमें 20 सदस्य नहीं, अब 21 है, गलत है। तो ए और बी दोनों सही नहीं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शासन का निकाय है। तो वैश्विक शासन यानी बॉडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की संस्था या निकाय कौन सा इसमें से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार, अफ्रीकी संघ, तीनों है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 स्मार्ट पावर की अवधारणा किसका संबंधित है। तो स्मार्ट पावर की अवधारणा से किसका संबंध है, तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ नाई जूनियर, ये सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, जोसेफ नाई जूनियर। क्वेश्चन नंबर 60 कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 6 का संबंध किससे है। तो जो छठा, जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो 1, 2 अनुच्छेद और चार्टर, ये आप याद कर लीजिएगा, जो मेन है वो याद कर लीजिए, पूछता है। तो 60 का आंसर ऑप्शन ए विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। क्वेश्चन नंबर 61 कि किसने बहुपक्षवाद को गुणात्मक शब्दों में परिभाषित किया है। तो बहुपक्षवाद को गुणात्मक शब्दों में परिभाषित करने का जो श्रेय है वो है रग्गी को, जॉन जी रग्गी, जी रग्गी बोलते हैं इनको। सार्क यानी दक्षिण के बारे में क्या सच है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि गुलाम सरवर दक्षिण के महासचिव हैं। गुलाम सरवर इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। क्वेश्चन नंबर 63 परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष प्रभाव में आई। तो 63 का आंसर होगा 1970, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कि मित्रता और सहयोग की संधि यानी TAC किससे संबंध रखती है। मित्रता और सहयोग की जो संधि है वो आपके आसियान से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद की विशेषता है। तो यथार्थवाद की विशेषता कौन सी है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर होगा कि सुरक्षा दुविधा, जो सिक्योरिटी डायलेमा उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कहाँ अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस कॉन्फ्रेंस है या जो समझौता है वो कहाँ अपनाया गया, तो वो अपनाया गया आपका COP21 में। क्वेश्चन नंबर 67 द 20 ईयर्स क्राइसिस बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी पुस्तक किसकी आलोचना है। तो ये आदर्शवाद की रचना है और ईएचकार की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 68 किस शक्ति के प्रबंधन की प्रणाली के रूप में सामूहिक सुरक्षा को किसने समझा है। तो 68 का आंसर होगा सी NSL क्लाउड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कराची समझौता किससे संबंधित है। तो कराची समझौता जो है वो आपका कश्मीर में संघर्ष विराम की स्थापना से, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीज फायर लाइन इन कश्मीर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ट्रूमैन सिद्धांत विशेष रूप से किसके लिए था। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो ट्रूमैन सिद्धांत है वो आपका तुर्की, ग्रीस और ईरान से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 71 भेड़िया योद्धा यानी जो वुल्फ वॉरियर की कूटनीति का संबंध किससे है। तो ये है डंग जाओपिंग। ये प्रश्न देखिए आया था BPSC में, जो कि गलत हुआ था मेरे से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 71 का जो आंसर होगा, सॉरी देखिए मैं गलत बोल दिया, जो वुल्फ वॉरियर है वो शी जिनपिंग की कूटनीति का संबंध है, शी जिनपिंग से वुल्फ वॉरियर का। क्वेश्चन नंबर 72 कि कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव स्वभाव को प्राथमिकता देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव स्वभाव को प्राथमिकता देने वाला जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद है, और इसके जो सबसे पहले जो प्रभावी प्रणेता है वो ये कौन है, हैंस जे मर्गेंथाउ। क्वेश्चन नंबर 73 है कथन और कारण। कथन देखिए कि भारत का परमाणु प्रतिरोध विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। ये कथन आपका सही है। कारण क्या है कथन दो कि भारत का परमाणु प्रतिरोध युद्ध जीतने के लिए गलत है। पहला सही होगा, केवल ए सत्य है बस। क्वेश्चन नंबर 74 कथन पहला
कि भारत आसियान का एक सदस्य है। तो ये तो भाई गलत है, आसियान का सदस्य नहीं है। भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी सदस्य बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है। एनएसजी का भी सदस्य नहीं है। तो कथन एक और दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 75 की मास्ट्रिक्ट संधि, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, कथन एक है। और ब्राज़ील यानी नाम का एक सदस्य है, तो केवल कथन एक सही होगा, ब्राज़ील नाम का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए की मास्ट्रिक्ट संधि, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है या मास्ट्रिक्ट जो संधि है यूरोपीय संघ से संबंधित है, तो केवल ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अनसॉल्व पेपर पॉलिटिकल साइंस का, जो कि किसी भी एग्जाम के बेस हुआ था। तो हमने सोचा है कि ये आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लगभग मैच है। आप प्रैक्टिस करें, लगातार तैयारी करें, तो ऐसे आपको एक बार देख लेना चाहिए। मेरा ये कहना था, आप इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और आगे भी हम लोग आपके लिए प्रयासरत हैं कि हम लोग अपना आपको बेटर दे सकें, और आप एकदम पॉजिटिव के साथ, पेशेंस के साथ आप अपनी तैयारी में लगी, कोई नेगेटिविटी का ख्याल मत लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।